हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं जूनियर असिस्टेंट मेंस का दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 11 लेके उपस्थित हुआ हूँ। हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक है हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मात्रानंद का संधि विच्छेद होगा। मात्र प्लस आनंद, मात्रा प्लस आनंद, मात्र प्लस आनंद, मात्र प्लस नंद। तो इसका दोस्तों पहला ऑप्शन ही करेक्ट है, मात्र प्लस आनंद होगा। अच्छा, इसमें कौन सी संधि है ये देखिए दोस्तों, तो ये इसमें दोस्तों एयण संधि है। कौन सी संधि है? एयण संधि है। एयण संधि के बारे में थोड़ा समझते हैं दोस्तों। एयण में देखिए इसकी पहचान क्या होती है, ई, उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई या उ का वा, मतलब ई का क्या बन जाता है? या बन जाता है, और उ का बन जाता है, वा बन जाता है, तथा री का क्या बन जाता है? रा हो जाता है। तो इसके और भी उदाहरण जैसे देखा जाए तो दोस्तों, अति प्लस ऊष्म क्या होगा? अत्युष्म। अनु प्लस अय, अन्वय। ठीक है। मधु प्लस आलय, मध्वालय। इस तरीके के दोस्तों इसमें संधि विच्छेद देखने को आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द है। जिज्ञासा है, जिज्ञासु है, जिज्ञासा है कि ज्ञातग है? बताइए कौन सा सही है? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, जिज्ञासु होगा। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहा जाता है। जबकि जिज्ञासा क्या है दोस्तों? जिज्ञासा मतलब कि जीने की इच्छा है। इसको नोट कर लीजिए, जीने की इच्छा, जीने की इच्छा। ठीक है, जीने की इच्छा रखता है उसे जिज्ञासा कहता है। जिज्ञासा फिर क्या होता है दोस्तों? ये वाला जिज्ञासा जानने की इच्छा, इसका मतलब होता है जानने की इच्छा, जानने की इच्छा, जानने की इच्छा से होता है। क्या होता है दोस्तों? जिज्ञासा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृति का अर्थ रचना होता है, परंतु इसके समरूपी शब्द कृति का अर्थ डैश होता है। रचनाकार, कपटी, वानर, कुकर्मी। बताइए कौन सा सही है? कौन सा इसमें सही है? तो इसका दोस्तों पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, रचनाकार। कृति का अर्थ रचना होता है, परंतु इसके समरूपी शब्द कृति का अर्थ क्या होता है? रचनाकार होता है। ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें हाँ सही है दोस्तों, रचनाकार ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आली आली। दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आली आली शब्द युग्म का सही अर्थ है कंधा, हिस्सा, भौरा, सखी, दमन, दामन, दसन, दर्शन। तो कौन सा है दोस्तों इसका सही? बी ऑप्शन सही है। अली, पहले वाले अली का मतलब है दोस्तों भौरा, और दूसरे वाले अली का मतलब है सखी। ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो दोस्तों जैसे क्या दिखा है, दमन, दामन, दमन, दामन। दमन का मतलब होता है दोस्तों दबाना। क्या अर्थ होता है? दबाना। यहाँ पे लिख देता हूँ, दबाना। ठीक है, इसका अर्थ होता है दबाना। और दामन का अर्थ होता है पहाड़ के नीचे का भाग, दामन। पहाड़ के नीचे का भाग, नीचे का भाग। ठीक है। और दसन दर्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों? दसन का मतलब होता है नाश, नाश। और दर्शन का मतलब होता है देखना। कहेंगे दर्शन के लिए आँखियाँ तरसें, मतलब देखना। याद रखिएगा। अंश, अंश का मतलब क्या होता है? अंश, अंश मतलब हिस्सा, कंधा। ध्यान रखिएगा। इसका मतलब होता है अंश, अंश। इसका मतलब होता है अंश और अंश, ये होता है दोस्तों। ठीक है। अंश मीन्स होता है कंधा और अंश मीन्स होता है हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंचरीक शब्द का अर्थ है भंवरा, तितली, कोयल, एक फूल विशेष, एक फूल विशेष। तो कौन सा अर्थ है दोस्तों? चंचरीक शब्द का अर्थ है भंवरा। दिए गए शब्दों में चंचरीक शब्द का अर्थ होता है भंवरा।
ठीक है। नेक्स्ट, विप्र शब्द का समानार्थी है। चंचरीक का याद कर लीजिए, बहुत बार पूछा गया है, भंवरा ही होता है, ठीक है। विप्र शब्द का समानार्थी है सहचर, विधाता, ब्रह्मांड, याचक। कौन सा सही है दोस्तों? इसका सही है दोस्तों ब्राह्मण, ब्रह्मांड, सॉरी ब्रह्मांड बोला क्या, ब्राह्मण इसका सही है, ठीक है। इसका सही क्या है? ब्राह्मण। विप्र शब्द का समानार्थी शब्द है ब्राह्मण होता है, ठीक है। और इसका विप्र का क्या होता है दोस्तों? इधर नोट कर लीजिए, जैसे भूदेव, भूदेव, ठीक है, भूदेव, पुरोहित, 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 महिषूर, महिषूर, ठीक है, द्विज, द्विज, ये सब दोस्तों आदि शब्द आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जलधि, जलनिधि, जलधाम, जलधिप। कौन सा सही है दोस्तों? तो इसका डी सही है दोस्तों, जलधिप नहीं होगा, जलधाम होता है, ध्यान रखिएगा। जलधाम, जलनिधि, सागर, ठीक है, समुद्र के सब पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। और जलधिप, जलधिप फिर क्या होता है दोस्तों? वैदिक देवता वरुण का पर्यायवाची शब्द है। ये किसका पर्यायवाची शब्द है? वरुण, वरुण का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मितव्यय का विलोम डैश होता है। अपव्यय, अल्पव्यय, कृपण, बहुव्यय। कौन सा सही है दोस्तों? दोस्तों इसका सही है ए ऑप्शन सही है, अपव्यय। मितव्यय का मतलब अपव्यय, ठीक है, मितव्यय का विलोम पूछा है ना, तो अपव्यय, ठीक। कृपण का क्या था? कृपण का क्या होगा दोस्तों? दानी, इसी को उदार भी बोलते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, दानी, उदार। और अल्पव्यय, अल्पव्यय का क्या होगा? बहुव्यय, बहुव्यय, ठीक है, अल्पव्यय का बहुव्यय, अल्पव्यय, बहुव्यय, ये दोनों आपस में ही विलोम है, ये दोनों शब्द, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? आ, अति, अंत, आ। बताइए कौन सा सही है? अत्यंत में, तो इसका अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग क्या होता है दोस्तों? उपसर्ग जो पहले जुड़ता है, पहले जुड़ने वाला, पहले जुड़ने वाला, ठीक है। अब प्रत्यय क्या होता है दोस्तों? प्रत्यय, प्रत्यय, प्रत्यय बाद में जुड़ता है, ध्यान रखिएगा, बाद में जुड़ता है, तो इसका दोस्तों अति होगा, अति। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? अति है। और अति का मतलब क्या होता है दोस्तों? अधिकता, ऊपर, आशय, ठीक, ये सबसे मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द देशज है? देशज क्या होता है दोस्तों? देशज जो गांवों में भाषाओं में सिमट गया है उसे देशज कहते हैं, ठीक है। गोबर, घोड़ा, हल्दी, कटोरा। बताइए कौन सा है? तो इसका दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कटोरा। गांव में बोलते हैं ना कटोरा, कटोरी, ये सब क्या है दोस्तों? देशज शब्द है। जैसे और तेंदुआ, चिड़िया, खखरा, ठेठ, ठुमरी, चषक, ये सब क्या है दोस्तों? ये सब क्या है? ये सब के सब जो है देशज शब्द हैं। अगर हम यहीं के गोबर, घोड़ा और हल्दी ये सब की बात करें, ये सब दोस्तों ये सब जो है तद्भव हैं, ठीक है, ये सब तद्भव हैं। पहचानने की बिल्कुल पहचान में आएगा तभी क्वेश्चन सही होता है दोस्तों। आगे देखिए, अंगोछा किसका तद्भव है? अंगोछा किसका तद्भव शब्द है? अंग प्रोछा का, अंगरक्षा का, अंत्र का, अग्रहायन का। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, अंग प्रोछा का है, अंगोछा, अंगोछा, अंगोछा किसका तद्भव शब्द है? अंग प्रोच्छा का। तो फिर अंगोछा, अंग प्रोच्छा है क्या? ये है दोस्तों ये है तद्भव तत्सम, ठीक है। ये क्या है दोस्तों? तत्सम, ठीक है, ये है तत्सम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उससे अच्छे तो आप हैं में कौन सा कारक है? अधिकरण है, अपादान है, करण है, संबोधन है। बताइए कौन सा सही है? तो दोस्तों इसका अपादान होगा। देखिए ये वाला आपको याद होना चाहिए, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से, अपादान से मान, ठीक, ये वाला आपको यदि याद है तो आप इसको कर ले जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है दोस्तों? अपादान है। अपादान देखिए अपादान कहाँ पे कैसे हम यूज करेंगे? वाक्य में उससे की तुलना आपसे की गई है, उससे की तुलना आपसे की गई है, तब इसमें अपादान कारक हम मानते हैं। देखिए उससे अच्छे तो आप हैं, ठीक है, तो आपकी तुलना किससे गई है? उससे की गई है, ठीक। और तुलना में जिससे श्रेष्ठता बताया जाए उसमें कौन सी विभक्ति होगी? उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे धनात विद्या गरियसी, धन से विद्या महान है, वाक्य में इस धन की तुलना विद्या से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत कम बरसात होने के लिए कौन सा एक शब्द प्रयोग किया जाता है? अल्पवृष्टि, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, वृष्टि। बताइए कौन सा सही है? तो दोस्तों इसका है अल्पवृष्टि। बहुत कम बरसात होने के लिए कौन सा एक शब्द प्रयोग किया जाता है? अल्पवृष्टि, ठीक, ध्यान रखिएगा। और वर्षा का यदि अधिक होगा तो क्या होगा दोस्तों? अतिवृष्टि होगी। फिर ये वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। और यदि वर्षा का बिल्कुल ना हो तो अनावृष्टि, फिर यहाँ पे आ जाएगा। अगर बिल्कुल ना हो तो अनावृष्टि हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? बनावट, छाता, सूर्य, अमरूद। पुल्लिंग की बात कर रहा है, ध्यान से क्वेश्चन करिएगा। तो इसमें बनावट नहीं है, पुल्लिंग नहीं है, बनावट। छाता, सूर्य, अमरूद ये सब क्या है? पुल्लिंग हैं। देखिए ये है क्या? बनावट या स्त्रीलिंग शब्द है। ये कैसा है दोस्तों? बनावट, ये स्त्रीलिंग है, ध्यान रखिएगा, स्त्रीलिंग। अब इसको भी अगर बनावट तो ऐसा लग रहा है कि पुल्लिंग है ना, नहीं, ये स्त्रीलिंग है, ठीक, ये स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रविष्टि होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? सहायक क्रिया, नामबोधक क्रिया कि पूर्वकालिक क्रिया कि भूतकालिक क्रिया? बताइए कौन सा सही है? तो इसमें पूर्वकालिक क्रिया होगी दोस्तों। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रविष्ट होता है तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। बिल्कुल से याद कर लीजिए। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकारात्मक क्रिया है? बताइए। राम दौड़ा, सकारात्मक, सकारात्मक, आकारात्मक। आकारात्मक क्या हो? जिसमें काम ना किया। सकारात्मक मतलब काम किया गया, ठीक है। राम दौड़ा, मैं रुक गया, उसने कार बेच दी, खिलौना टूट गया। बताइए किसमें काम किया गया है? वो वाला आपको सेंटेंस पकड़ना है। तो उसने कार को बेचने का काम किया है, इसलिए इसमें सकारात्मक क्रिया होगी, ठीक है। देखिए राम दौड़ा, मैं रुक गया, ऐसा कोई आपको सेंटेंस में पता हो रहा है क्या? इसमें कोई काम हुआ क्या? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कोई आ रहा है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक है, निश्चयवाचक है, संबंधवाचक है, निजवाचक है? बताइए कौन सा सही है? तो अनिश्चयवाचक है दोस्तों। कौन सा सही है? अनिश्चयवाचक है। कोई आ रहा है, कोई कब आ रहा है? कोई निश्चित है क्या? ठीक है, तो इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? ममता, समता, कटुता, लता। बताइए कौन सा सही है? कौन सा सही है? तो इसका दोस्तों डी सही है, लता। लता शब्द भाववाचक संज्ञा ना होकर ये जातिवाचक संज्ञा है। ये क्या है दोस्तों? जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही वर्तनी शुद्ध है? राजमहल, कोमलांगनी, निरोग, अछौड़ी। बताइए कौन सा सही है? एक वर्तनी शुद्ध है और सबको सब गलत है, तो इसमें अछौड़नी सही है दोस्तों।
ये संस्कृत का शब्द है, ध्यान रखिएगा। दिए गए विकल्पों के अक्षौणी शब्द वर्तनी शुद्ध है। शेष का जैसे राज, राजमहल, राजमहल नहीं होता, राजमहल होता है, लिख लीजिए, राजमहल होता है, ठीक है। कोमलांगनी, कोमलांगनी नहीं होता, कोमलांगी होता है, कोमलांगी, ये सही है, ध्यान रखिएगा। निरोग, निरोग, निरोग नहीं होता, निरोग होता है। जैसे दोस्तों ब्राह्मण, ब्राह्मण में बा बड़ा होगा, ध्यान रखिएगा। स्वरों की संख्या कितनी है, स्वरों की संख्या पूछा है इसमें, ठीक, कितना अच्छा क्वेश्चन है। स्वरों की संख्या है 11। कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, री, यहां पे लिख देता हूं, आ, ई, उ, री, ठीक है, ये मूल स्वर हैं। और दीर्घ स्वर कौन से हैं? 4 ये होंगे, 3 वो होंगे, ठीक है। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? आ, ई, उ, 4 3 7 हो गए ना। और उसके बाद फिर दीर्घ स्वर तथा 4 ऐसे होते हैं संयुक्त स्वर, कौन कौन से? 4 ये भी होते हैं, क्या होते हैं? ए, आए, ओ, आओ, ये सब क्या है? ये संयुक्त स्वर, सब मिला के कितना हो गए? 4 3 7 4 11, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैला आंचल किस विधा की रचना है? मैला आंचल नाटक है, संस्मरण है कि आत्मकथा है, उपन्यास है? तो मैला आंचल दोस्तों उपन्यास है, ध्यान रखिएगा। उपन्यास विधा की रचना है। इसके लेखक कौन है? फणीश्वर हैं, फणीश्वर, फणीश्वर इनका पूरा नाम है, नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ गया पैराग्राफ, पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। दिए गए गद्यांश के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ईर्ष्या का काम जलना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति हैं, जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनने वाले मिलें, कि अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है और वे बड़ी ही होशियारी के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं हो। मगर जरा उनके अपने इतिहास को भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं, या भी कि अगर वे निंदा करने में समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता। दोस्तों बहुत अच्छा लेख लिखा है, मैं तो इसको सुन के ही दोस्तों मैंने कुछ लोगों का नाम सेलेक्ट कर लिया। आगे देखिए, ईर्ष्या का काम है रुलाना, हंसना, जलाना, नचाना। बताइए कौन सा सही है? बिल्कुल करेक्ट, आपको बताना है। ईर्ष्या का काम है दोस्तों जलाना। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है, ईर्ष्या का काम क्या है? जलाना। ये देखो, अपने आप को ही वो पहले जलाती है, ये देखिए, ठीक है। इस तरीके आपको सब ढूंढना रहेगा। गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का क्या अर्थ है? लक्ष्य, इच्छा, आदर्श, मूल्य। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। लक्ष्य होता है, ध्येय का अर्थ लक्ष्य होता है। गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की प्रशंसा की जाती है, खिल्ली उड़ाई गई है, स्तुति की गई है कि उपासना की गई है। बहुत अच्छा तरीके से डिस्क्राइब किया गया है दोस्तों, खिल्ली उड़ाई गई है। आंख का अंधा, गांठ का पूरा लोकोक्ति का सही अर्थ है। अंधा परंतु विवेकशील होना, मूर्ख धनी, अंधे के पास धन होना, आंखों का रोग। बताइए कौन सा सही है इसमें? तो इसका दोस्तों मूर्ख धनी होता है। आंख का अंधा, गांठ का पूरा, मतलब मूर्ख धनी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सारंग लय सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाइके सारंग कई गई चोट। मतलब उक्त पद में कौन सा अलंकार विद्यमान है? उत्प्रेक्षा अलंकार है, श्रेष्ठ अलंकार है, यमक अलंकार है कि रूपक अलंकार है? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। यमक अलंकार है इसमें, मतलब सी ऑप्शन। जहां पर एक शब्द की आवृत्ति एक से बार हो, मतलब एक से अधिक बार हो, वहां पे दोस्तों, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होने चाहिए, ठीक है, तो वहां पे यमक अलंकार होता है। यहां सारंग का प्रयोग एक से अधिक बार हुआ है, देखिए सारंग, और यहां पे भी सारंग, ठीक है, एक से अधिक बार होता है, इसलिए इसमें दोस्तों क्या होगा? यमक अलंकार। यहां पे भी सारंग, यहां पे भी सारंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से करुण रस का अस्थाई भाव कौन सा होता है? रति होता है, शोक होता है, निर्वेद होता है कि उत्साह होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है दोस्तों। करुण में से शोक होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। करुण का अस्थाई भाव क्या है? शोक है। रति का क्या होता है? श्रृंगार रस का निर्वेद, ठीक है, श्रृंगार रस, ठीक, जबकि रति श्रृंगार रस का निर्वेद शांत रस, ठीक, निर्वेद शांत रस, तथा उत्साह वीर रस। लिख लीजिए, रति श्रृंगार रस, श्रृंगार रस, निर्वेद शांत रस, शांत रस, और उत्साह क्या है? वीर रस, वीर रस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, सड़क पर बहुत भीड़ है, अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं, साहित्य और संस्कृत का गहरा संबंध है। बताइए कौन सा सही है? देखिए, हर एक खिलाड़ी, ये गलत नहीं है, आपको पढ़ते ही मिल जाना चाहिए। हर एक खिलाड़ी, पहला ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज दरबार में कौन सा समास है? अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है, दिगु है? राज दरबार में कौन सा समास है? तो इसमें दोस्तों तत्पुरुष समास है, ठीक है। राज दरबार में संबंध तत्पुरुष समास से, जबकि राज दरबार का समास विग्रह होगा राजा का दरबार। क्या होता है दोस्तों? राजा का दरबार। यहाँ संबंध कारक विभक्ति का प्रयुक्त हुआ है, अतः यहाँ संबंध तत्पुरुष समास होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अजात शत्रु कहते हैं ना, क्या कहते हैं? अजात शत्रु। यहाँ और कौन ऑप्शन है? अजानुबाहु, अज्ञात शत्रु, अजात पूर्व, अजात शत्रु। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों, ठीक। ये रहे दोस्तों आज के क्वेश्चन। यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत कीजिए दोस्तों। हर एक दिन में आपको कम से कम एक नहीं तो 2 वीडियो आपको मैं देता रहूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।